मुश्ताक खान, ये नाम कभी सुना है आपने? इतना बता दूं कि ये नाम ना तो बिहार यूपी के कोई बाहुबली का है और ना ही तो मुंबई के किसी डॉन का। ये वो नाम हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर अपनी मौजूदगी से आपको हमेशा हंसाया है। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन गलती से उदय भाई। जी हाँ, यही है मुश्ताक खान। और इनके साथ एक ऐसा कांड हो गया जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उनके साथ जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम तो कुछ भी नहीं है। एक फोन, मुंबई से दिल्ली की फ्लाइट, कनपट्टी पर पिस्तौल और 1 करोड़ की फिरौती। एक रात में मुश्ताक खान की जिंदगी ऐसे बदल गई जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हाँ, आज की कहानी मुश्ताक खान के उसी गुमशुदगी से जुड़ी हुई है जो आगे चलकर एक क्राइम में बदल जाता है। एक ऐसा क्राइम जिसमें अपराधी अपने किसी इरादे को पूरा करने के लिए किसी को भी बगैर उसकी मर्जी के अपनी हिरासत में रखता है, फिर उससे अपनी बात मनवाने के लिए अपना खौफ दिखाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप अतीक अहमद को ही ले लीजिए, जिसने कभी जमीन कब्जा करने के लिए जबरदस्ती एक बिल्डर को उठाकर जेल में ले गया, तो कभी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए नोएडा में एक अफसर के घर में घुसकर वहीं पर उसे हाउस अरेस्ट कर लिया। मतलब ये अपने टारगेट को घर से जबरदस्ती भी उठा लेते थे। पर मुश्ताक खान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो खुद ही अपने मर्जी से अपराधियों के कब्जे में चले गए। पर भला कोई अपने मर्जी से ऐसा कैसे कर सकता और क्यों करेगा? इसे समझने के लिए हमें मुश्ताक खान की पूरी कहानी समझनी होगी, क्योंकि बात सिर्फ मुश्ताक खान की नहीं है। कई सितारे यूपी के सातिर अपराधियों के लपेटे में हैं और नेक्स्ट नंबर तो शक्ति कपूर का ही था। जी हाँ, शक्ति कपूर की गुमशुदगी की खबर भी अखबार में छपने ही वाली थी, लेकिन आगे कुछ ऐसा हुआ। पर हुआ क्या, आइए उसकी कहानी आपको एकदम शुरू से बताते हैं। तो सब कुछ ना एक फोन कॉल से शुरू हुआ। 2024 के अक्टूबर का एक नॉर्मल सा शाम था। मुश्ताक जी अपने घर में बैठे थे, तभी एक कॉल आई उन्हें। मुश्ताक सर, कैसे हैं आप? एक अजनबी आवाज ने बड़े ही आत्मीय अंदाज से पूछा, जैसे वो उनका बहुत ही पुराना जानकार हो। वो खुद को राहुल सैनी बता रहा था, साथ ही ये भी बताया कि वो मुश्ताक खान जी से ना नोएडा में मिल चुका था। ऐसे में जैसे अक्सर होता है कि आप किसी को नहीं भी पहचान रहे हो फिर भी कह देते हाँ 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 याद आ गया, वैसे ही मुश्ताक खान ने भी हाँ कह दिया कि हाँ हाँ उन्हें याद है राहुल जी, मैं आपसे मिला था। फिर राहुल ने बताया कि वो एक अवार्ड शो का आयोजन कर रहा है जिसमें समाज के अलग अलग क्षेत्रों के उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा, उन्हें अवार्ड दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर, आर्मी पर्सन, खिलाड़ी और बुजुर्ग लोग शामिल होंगे, जिसने मुश्ताक खान जी को इवेंट में चीफ गेस्ट की तरह आना है। बातचीत आगे बढ़ी और फिर मुश्ताक जी ने कहा कि ठीक है, बताओ तुम्हारा बजट क्या है? तो राहुल ने कहा कि 50,000 रुपये रखा है हमने। तो मुश्ताक खान ने कहा कि ये तो बहुत कम है, तुम्हें कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, कम से कम 1 लाख रुपया। तो सामने से राहुल कहता नहीं नहीं 1 लाख रुपये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर मुश्ताक जी कहते ठीक है, चलो 75,000 रुपये ही कर लो। राहुल कहता है कि आप बस आने के लिए हाँ कीजिए, पैसों का हम देखते हैं, 50,000 तो पक्का है देंगे, 75,000 देखते हैं कि हम कितना दे पाएंगे। फिर बातचीत यहीं फिक्स हो जाती है। आगे फिर 4 नवंबर को राहुल मुश्ताक जी के अकाउंट में एडवांस पैसे भी ट्रांसफ़र कर देता है। फिर आगे 4 दिन बाद जो राहुल सैनी होता है वो मुश्ताक जी के लिए आने और जाने की फ़्लाइट की टिकट भी बुक करवा देता है। फिर तय इवेंट के मुताबिक 20 नवंबर को दिल्ली पहुंचने और फिर वहां से मेरठ में कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी प्लान बनी। उस दिन मुंबई में चुनाव भी था 20 नवंबर को। तो एक पल को मुश्ताक खान को लगा कि चुनाव है, वोटिंग करने जाना है, ऐसे में इवेंट कैंसिल ही कर देते हैं। लेकिन एडवांस तो वो ले चुके थे और फ्लाइट भी शाम की थी, इसलिए सुबह वोट डालकर शाम को निकल जाना ही फिक्स हो गया। फिर मुश्ताक जी ने अपने प्लान के मुताबिक सुबह सवेरे वोट डाला और फिर अपने पत्नी के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गए। लेकिन एयर इंडिया की फ़्लाइट लेट हो गई, तो उन्होंने तुरंत राहुल को कॉल किया कि देखो देरी हो गई है और हो सकता है कि मैं इवेंट में शामिल ना हो पाऊँ, तो जब मेरा प्रेजेंस ही नहीं होगा तो तुम मेरा जो है वो प्रेजेंस है, जो मेरा इवेंट है उसको तुम कैंसिल ही कर दो। लेकिन राहुल ने कहा कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, फ़्लाइट बस 1 घंटे ही लेट है, आप दिल्ली पहुँचिएगा, वहाँ से आप
इवेंट में भी पहुंच जाइएगा मेरठ। लगभग मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे और आपका जो सेशन है उस इवेंट में उसको हम एकदम आखिरी में रख देंगे। आप तो चीफ गेस्ट हैं, तो इसलिए आप आराम से दिल्ली पहुंचिए। तो राहुल जैसे तैसे मुश्ताक खान को मना लेता है मेरठ आने के लिए, पहले उनको दिल्ली आना था। इसलिए मुश्ताक जी मुंबई से फ्लाइट से निकल जाते हैं और करीब 6:45 बजे तक वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतर जाते हैं, जहां पर मनोज सिंह नाम का ड्राइवर उनका इंतजार कर रहा होता है और ड्राइवर उन्हें रिसीव करता है। फिर गाड़ी में बैठते ही मनोज ने बताया कि उन्हें जैन सिकंजी स्टॉल तक उनको छोड़ना है, जहां से दूसरी गाड़ी फिर मुश्ताक खान को पिकअप करके उनको मेरठ तक ले जाएगी। मुश्ताक जी को यह बात थोड़ी अजीब लगी कि मतलब दिल्ली से मेरठ तक जाने के लिए 2 गाड़ी, पर शक करने जैसा कुछ भी लगा नहीं, क्योंकि राहुल ने सामने से ही कह दिया कि गाड़ी की बुकिंग ना ऐसी ही हुई है क्योंकि उनकी जो अपनी गाड़ी थी वो खराब हो गई आखिरी वक्त पे। लेकिन गाड़ी जैसे ही सिकंजी स्टॉल पर रुकी तब कुछ ऐसा हुआ जिसने मुश्ताक खान के होश उड़ा दिए, क्योंकि उनकी गाड़ी में 2 अजनबी हथियार लेकर घुस गए और सीधा उनके कनपट्टी पर पिस्तौल सटा दी और फिर कहा, आवाज नहीं निकालना नहीं तो गोली चल जाएगी। उनकी आंखों के सामने बंदूक थी। कुछ सेकेंड तक मुश्ताक को यकीन नहीं हुआ कि ये सब सच में हो रहा है। उन्हें लगा शायद ये सब उनके फिल्म के किसी कॉमेडी सीन की तरह मजाक है, पर असलियत जानकर वो हक्के बक्के रह गए, क्योंकि मशहूर कॉमेडियन एक्टर खुद मुंबई से चलकर दिल्ली में अपने पूरे होशो हवास में किडनैप हो चुके थे। वहां से गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी में उन्हें बीच की सीट पर बिठा दिया गया। चारों तरफ हथियारबंद लोग थे। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी और सिकंजी स्टॉल पर जो ड्राइवर मिला वो वहां उतर गया। अब गाड़ी में मुश्ताक और 4 हथियारबंद लोग रह गए। उन्होंने एक चादर ओढ़ा और कहा, चुपचाप नीचे लेट जाओ। कुछ घंटों के सफर के बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर रुकी। वहाँ एक छोटा 10 बाई 10 का कमरा था। कमरे में पहले से 6 लोग मौजूद थे। उन्होंने मुश्ताक को वहीं पर कैद करके रख लिया। फिर उन्होंने कहा, मुश्ताक साहब हमें पैसे चाहिए, 1 करोड़ रुपये, जल्दी इंतजाम करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। मुश्ताक को समझ नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। डर के बीच उन्होंने खुद को शांत रखा। उन्होंने जो किडनैप करने वाले आदमी थे उनको अपने बातों में उलझाए रखा कि 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और इस सब चीज़ को अरेंज करने में टाइम लगेगा, इसलिए तुम लोग थोड़ी शांति रखो, मैं कुछ करता हूँ। उनमें से एक आदमी जो था किडनैपर में वो कुछ ज़्यादा समझदार लग रहा था। बाकी लोग ऐसे दिख रहे थे, वो सुनाई ऐसे पड़ रहे थे जैसे उन्हें ज़्यादा कुछ समझ ही नहीं था कि आगे क्या होगा, क्या करना है, कैसे करना है। वो इस बात पे अपने आपस में बातचीत कर रहे थे कि पैसे मंगवाए कैसे ताकि उनका नाम बाहर ना आए, कैश में ले लिया जाए या किसी और तरीके से पैसे मंगवाए। वो आपस में ही बातचीत में उलझे हुए थे। इसी बीच वक्त गुजरता गया और लगभग सुबह होने वाली थी। सुबह के वक्त मुश्ताक खान को कहीं से आजान की आवाज़ सुनाई दी, यानी आसपास में कहीं बस्ती थी। फिर उन्होंने अपने दिमाग में प्लान बनाया और मौके का फ़ायदा उठाने की ठानी। जब सारे किडनैपर्स का ध्यान भटका तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर कमरे से भागने की कोशिश की। वो जानते थे कि अगर पकड़े गए तो उनकी जान नहीं बचेगी, क्योंकि कमरे में भी 2 लोग हैं और नीचे भी 4 लोग हैं और उनके पास हथियार भी है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी, क्योंकि उनको ये भी नहीं पता था कि अगर वो रह भी गए यहाँ तो आगे उनके साथ क्या होगा। उन्होंने दौड़ते दौड़ते अपने आसपास की जगह का मुआयना किया। चारों तरफ घना अंधेरा और वीरानी थी। वो जान बचाने के लिए किसी तरह भागते रहे, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने कदम थाम लिए। उन्हें एहसास हुआ कि वे अगर बेवजह दौड़ते रहें तो ये किडनैपर उन्हें कहीं ना कहीं पकड़ ही लेंगे, इसलिए वो वहीं कहीं छिप गए। फिर यूपी के जिस गांव में वो थे वहाँ के लोकल आदमियों के मदद से वो पुलिस तक पहुँचे, अपनी पूरी आपबीती बताई। पुलिस ने भी तेजी दिखाते हुए उस इलाके में छानबीन शुरू की और आखिरकार मुश्ताक खान को सुरक्षित वहाँ से बचा लिया गया। इस घटना ने मुश्ताक खान की जिंदगी को झकझोर के रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि कैसे थोड़ी सी चूक उन्हें मौत के करीब ले जा सकती थी। उन्होंने बाद में मीडिया को बताया कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा मेरे साथ। यह किसी फिल्म से कम नहीं था, लेकिन ये भी सच्चाई थी कि वो अपनी आंखों के सामने ये सब होता हुआ देख रहे थे। वो अपने किडनैपिंग के एकमात्र चश्मदीद गवाह भी थे।
मुश्ताक ने ये कहानी अपनी जुबानी भी सुनाई मीडिया में, ताकि माँ की जो उनके जैसे एक्टर्स हैं, पॉपुलर स्टार हैं, वो सतर्क हो जाए। खास करके जो उनके जैसे ही लोग हैं जो ऐसे ऐसे इवेंट्स में जाते हैं जहाँ पर लोग उन्हें बुलाते हैं और वो चले जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मुश्ताक खान की किडनैपिंग कोई अकेली किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा रैकेट था जो खुलेआम यूपी में चल रहा था। आपको बता दें कि मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल भी ठीक इसी तरह के अपराध का शिकार हो चुके थे। और तो और किडनैपर्स ने उनसे लाखों रुपए की उगाही भी कर ली थी, उनके पैसों से गहने भी खरीद रहे थे। हालांकि वो सभी पकड़े गए। आगे इनकाउंटर का दौर शुरू हुआ यूपी में, तो मुश्ताक जी के किडनैपर ने भी सरेंडर कर दिया। खुद दोनों हाथ उठाकर पुलिस तक पहुंच गए अपने मां के साथ कि मुझे मारा ना जाए। लेकिन इसके साथ ही यूपी के एक बड़े किडनैपिंग रैकेट का भी भांडाफोड़ हो गया। मतलब यूपी के गांव में बैठे कुछ लोग एकदम नए तरीके से अपराध को प्लान कर रहे थे, जिसका मोडस ऑपरेंडी साफ था कि ऐसे फिल्मी सितारे को टारगेट करना है जो सुपरस्टार ना हो लेकिन पॉपुलर हो। फिर उन्हें फ़ोन करके इवेंट के नाम पर बुलाना है। उनके ऊपर 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये खर्च भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस वो खुद अपने पाँव से चलकर यूपी में एंटर हो जाए। फिर जैसे ही ये इनके कब्जे में आएंगे तो उनसे वो 5, 10 लाख, 50 लाख वसूल लेंगे फिरौती के नाम पर। यही सिंपल क्राइम बिजनेस इनका चल रहा था खुलेआम यूपी में, और फिल्मी दुनिया के पॉपुलर कलाकार इसमें फंस भी रहे थे। लेकिन जब यूपी के इन शातिर अपराधियों ने अपना दायरा बढ़ाया और ऐसे कलाकारों को अपने लपेटे में लेने लगे जिनकी गुमशुदगी खबर बनने लगी, तो असली मुश्किल शुरू हुई। क्योंकि इससे पहले जो कलाकार उनके कब्जे में आते थे वो पैसा देकर छूट जाते थे और शर्म और डर के मारे रिपोर्ट नहीं लिखवाते थे और अपराधी बच जाते थे। लेकिन सुनील पाल और मुश्ताक खान के केस में ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो पकड़े गए। उनका पूरा गैंग भी फ्लैश हो गया। फिर पता लगा कि इनकी प्लानिंग तो शक्ति कपूर को फंसाने की भी थी, लेकिन शक्ति कपूर इनके मोडस ऑपरेंडी में फिट नहीं बैठे, क्योंकि किसी प्रोग्राम में उन्हें बुक करने का टोकन अमाउंट ही इतना बड़ा था कि इन अपराधियों ने उन्हें अपने लिस्ट से बाहर कर दिया। ऊपर से शक्ति कपूर का नाम भी बड़ा था, कपूर फैमिली। ऐसे में अगर वो गुमशुदा होते तो पुलिस की कार्रवाई भी तेज होती, कई राज्यों की पुलिस इन अपराधियों के पीछे लग जाते। इसलिए शक्ति कपूर के किडनैपिंग के प्लान को ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन इस तरह के मामले को देखकर मानना पड़ेगा कि आजकल अपराधी भी क्या क्या दिमाग लगाते हैं। मतलब पहले जितना आसान नहीं रहा सब, अब अपराधियों को भी दिमाग लगाना पड़ता है और ऐसे ऐसे आइडियाज़ वो लेकर आते हैं जो मतलब सबको चौंका देने वाला होता है, जो किसी फिल्म के कहानी से कम तो नहीं है। इस पर आप देखिएगा कि आने वाले समय में फिल्म ज़रूर बनेगा। हालांकि मजाक से हटकर ये केस अपने आप में काफ़ी मतलब अलग था। बाकी इस पर आपका क्या कहना है वो कमेंट ज़रूर करें। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप कहानी देखते हैं और सुनते हैं तो पढ़ने के भी शौकीन होंगे। तो मैंने एक किताब लिखी है, उसने कहा आई हेट राइटर, क्राइम फिक्शन नोवेल है। ये किताब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्राइम की दुनिया में और भी क्या क्या होता है। जो एक फिक्शन कहानी है लेकिन आपको असली दुनिया के सच्चाई के बारे में पता चलेगा। और ये किताब मैंने ही लिखी है, तो पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको ये किताब कैसी लगी, जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।